आज की वीडियो इंटर पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इससे आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी का पता लगेगा और मज़ीद क्या पढ़ने की ज़रूरत है और क्या रह गया है, इस बारे में भी गाइडेंस मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इंटर पार्ट 2 के 2023 के पास पेपर के बारे में, जिसमें बेसिकली हम गुजरांवाला बोर्ड के ग्रुप 1 के मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के सॉल्यूशंस बताऊंगी मैं आपको। अपनी तैयारी देखने के लिए ज़रूर देखें फुल वीडियो। तो चले टाइम वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम सॉल्व कर लेंगे सेक्शन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपने शॉर्ट आंसर्स देना होते हैं किसी भी 8 क्वेश्चंस के। टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे इस सेक्शन से 16, मतलब हर एक सवाल का आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो 2 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो करना है पैरामीट्रिक इक्वेशंस इक्वेशन ऑफ द एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब हम इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और इस तरह की इक्वेशन बना लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसका आइडिया। अब सॉल्यूशन लिखने से पहले आपने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन अच्छा दिखता है ये लिखना आपने नहीं भूलना है। उसके बाद गिवन डाटा लिखना है, जो गिवन आपके पास इक्वेशंस हैं आपने वो लिख ली, इक्वेशंस को नंबर दे लिए। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करना है और इक्वेशन नंबर 1 बनाना है। पहले इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसे दोनों साइड्स को a से डिवाइड कर देंगे, फिर इसको दोनों तरफ को स्क्वायर कर देंगे, इक्वेशन को नाम दे लेंगे। इसी तरह से हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करके नाम दे लेंगे। दोनों को ऐड करें, देखिए इनकी लेफ़्ट साइड्स ऐड होंगी तो ये इक्वेशन ऑफ द एलिप्स की लेफ़्ट हैंड साइड की तरह लग रहा है। राइट हैंड साइड पे हमने इसको ऐसे ऐड किया, आइडेंटिटी इस्तेमाल कर ली विच इज़ इक्वल्स टू 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 को, जिसमें 2 फंक्शंस गिवन है f एंड g। एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है। कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स फाइंड करना है। ये एफ ऑफ एक्स के भी इक्वल होता है। तो आपने ये बात याद रखनी है। दोबारा से हमने सोल्यूशन लिखा, गिवन फंक्शंस लिखे, अब जो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले लिख लिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसमें इसका मतलब ये है कि आपने ये जो एफ है, ठीक है, फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं। जब लिखा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर भी इस फंक्शन एफ में एक्स है, आपने वहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख देना है सिंपली। तो ये जी ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। अब दोबारा से फंक्शन जो हमारे पास एक्स का था, यहाँ पे भी हमें जी ऑफ एक्स लिखना है। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। सिमिलरली एफ स्क्वायर ऑफ एक्स करना है, मतलब एफ ऑफ एक्स करना है। एफ ऑफ एक्स में जहाँ पर भी x है, आपने यहाँ पे दोबारा से f ऑफ x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट को एवेलुएट करना है, ठीक है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सैंडविच थ्योरम। इसके लिए जी पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 के। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू, ठीक है, सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। 2 को इस तरफ ले आएंगे तो ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसकी एक वैल्यू आ जाएगी, हम उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगेन सोल्यूशन लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। और ये जो आपके पास टर्म है इसे आप लेफ़्ट पे लिख लें और सारा सोल्यूशन फिर राइट पे। इन्हें कोशिश करें कि ये एक ही लाइन में आए और बिल्कुल सीधे आए, तो टेढ़े मेढ़े नहीं लिखने हैं, बिकॉज इस तरह से क्वेश्चन अच्छा दिखता है, सोल्यूशन की कोई शक्ल नज़र आती है। और राइटिंग आपने कोशिश करना है कि नीट करें। राइटिंग गंदी होगी तो आपका सोल्यूशन भी यूज़फुल नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपने 2 जो है लिमिट से बाहर लिख लिया। सिंपली ये साइन स्क्वायर है, इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं। बिल्कुल एक्स स्क्वायर को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों को आपने अलग-अलग करके लिख लिया, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूजिंग सैंडविच थ्योरम। दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 है, डिफ्रेंशिएट करना है आपने इस फ्रैक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, इसे आप नाम दे लेंगे y का, ठीक है, इक्वल रख लेंगे आप इसको y के। देन आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपने सिर्फ ये क्या करना है कि d ओवर dx दोनों तरफ लिखना है। इस तरह करने से स्टेप भी बढ़ जाता है और पता भी लग जाता है कि बच्चे को मेथड ऑफ द सॉल्यूशन पता है, ठीक है। ये 2.3 से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है। यू हैव टू यूज़
कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोशेंट रूल में पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव तो सिंपल ऐसे ही 2 आ जाएगा। इसको आपने डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना है। टर्म सिंप्लीफाई होकर इस तरह से आएगी, ये माइनस में है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिख के। ठीक हो गया। अब आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास टर्म थोड़ी सी सिंपल होके इस तरह से आ जाएगी। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। जो बेसिक सिंप्लीफिकेशंस हैं वो आप सीख चुके हैं, वो आप पूरा साल पढ़ते रहे हैं, सो मैं उस पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं जस्ट आपको सिंपल एक आइडिया दे रही हूँ कि पिछले साल क्वेश्चंस किस तरह के आए थे और आपने उनके सॉल्यूशंस के लिए क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया। सो सिंपल, इसमें जो पहली बात आपके जहन में आनी चाहिए वो ये है कि दैट यू हैव टू यूज़ द कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 में भी आपने डिफरेंशिएशन ही करना है, लेकिन हमारे पास 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और एक पैरामीटर भी इन्वॉल्व है। दिस इज आवर पैरामीटर। डेरिवेटिव तो फाइंड करना है आपने y का विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये t अब इसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जी चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें करते क्या है कि dy बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है। ठीक है, dy के डिनोमिनेटर में आप ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास पैरामीटर आ गया है वो लिख देंगे, और dx के न्यूमरेटर में ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोबारा हमारे पास dy बाई डी एक्स ही बन जाएगा। सही हो गया। सो आप पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और दोनों को फिर इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। सोल्यूशन गिवन डाटा लिख लिया, ये इक्वेशंस गिवन थी। पहले हम मेंशन कर देंगे कि बाय चेन रूल। ठीक है, हम लास्ट पे जाके भी करें तो वो भी एक अच्छा सेंस है, लेकिन अगर आप पहले ही बता दें कि बाय चेन रूल, तो वो पेपर चेक करने वाले को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ठीक है, इसको पता है इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। सो हम पहले चेन रूल मेंशन कर देंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 को जिसमें y है उसको t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देंगे। dy बाई डी टी हमने ये फाइंड कर लिया, फिर हमें dt ओवर dx चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट करेंगे dx ओवर dt, उसको रिवर्स करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हमारे पास dt ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई। हम इन दोनों को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2at लिखा हुआ है, इसको आपने y में लिखना है क्योंकि आंसर आपका एक्सिस और y में ही आना चाहिए। जो थर्ड पैरामीटर है वो आंसर में नहीं लिखना है, क्योंकि अगर देखें यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे तो t बच जाएगा, लेकिन इसे नहीं लिखना है। सो दैट्स वाई हमने 2at की जगह पे y लिख दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ dy बाई dx। एक और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 विच इज़ फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.4। dy बाई dx ही फाइंड करना है, लेकिन इस बार y जो है एक से ज़्यादा टर्म्स में है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सोल्यूशन लिखा, गिवन लिख दिया, जो इक्वेशन थी वो लिख दी। डिफरेंशिएट करना है पहले आपने दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। अब ये जो 3 स्टेप्स हैं आपके पास, ठीक हो गया, ये इतने ज़रूरी तो नहीं थे, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन अच्छा दिखेगा और इसके अलावा चेक करने वाले को भी पता होता है कि आपको प्रॉपर सोल्यूशन का मेथड पता है। ठीक है, आप करने क्या जा रहे हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया है। सो इससे आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। सो ये लिखना मत भूलिएगा, टाइम मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है, तो वो भी मत भूलिएगा। अब आप क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डी बाई डी एक्स को हर टर्म के लिए अलग लिख देंगे। ठीक है, हर टर्म के लिए, हर टर्म के लिए। सो लिखने के बाद आपके पास अगर फिर से टाइम है, अगर आप समझते हैं मैनेज कर लेंगे, तो कॉन्स्टेंट्स को इस स्टेप को कर लें। कॉन्स्टेंट को सिंपली आप डी बाई डी एक्स से बाहर लिख दें। ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ये इसमें सिर्फ अब ये है कि डेरिवेटिव इवैल्यूएट करना है, तो इसमें ट्रिक ये है कि आपने इसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना है। ऐसा क्यों करना है, देखिए इसमें भी x है, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो 2 टर्म्स है, दोनों में x इन्वॉल्व है, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। पावर रूल इस्तेमाल कर लेंगे सिंपली इसके लिए भी, और यहाँ पे सिंपली आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से टर्म्स आ जाएंगे, तो देखें डी वाई बाई डी एक्स एक से ज़्यादा टर्म में अपेयर हो रहा है, तो आप डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेंगे। ठीक है, और बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें। अब ये जो ब्रैकेट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर आके वो डिनोमिनेटर में हो जाएगी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7 को। इसमें आपने शो करना है इस गिवन इक्वेशन की हेल्प से कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है -1 के।
तो आपने पहले y को आइसोलेट करना है, ठीक है, ताकि आप उसकी हेल्प से dy/dx कैलकुलेट कर सकें। सोल्यूशन लिखा, इक्वेशन लिखी, ये मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गई। सिंपली यहाँ पे आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब tan ऑफ π/4 इक्वल होता है 1 के, तो इस 1 की जगह पे tan π/4 लिख दिया, इस 1 की जगह पे भी लिख दिया। अब tan π/4 माइनस एक्स का जब हम फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं तो ये आंसर आता है। तो फिर हम आंसर की हेल्प से इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म भी यानी क्लोज फॉर्म भी लिख लेंगे। ये फॉर्मूला है tan अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है। फिर अब ये लेफ्ट पे आ गया, ये राइट पे आ गया, दोनों तरफ tan इनवर्स ले लें तो यहाँ पे सिर्फ y बच गया और यहाँ पे ब्रैकेट बच गई। अब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें, तो डेरिवेटिव कैलकुलेट से करने से -1 ही आ रहा है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, आपने यही शो करना था। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 में डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करना है। y2 है, इसका मतलब है कि आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास फंक्शन जो है वो है ln ऑफ 2x + 3 ओवर 3x + 2। सबसे पहले हम ln की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। हमें पता है कि ln ऑफ a ओवर b इक्वल होता है ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, ठीक है। सो इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पहले ऑपरेटर अप्लाई कर दें, फिर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर दें। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह से लिखने का फ़ायदा ये है, देखिए ये फ्रैक्शन में है, तो इस तरह से लिखने का फ़ायदा ये है कि आप सिंपली दोबारा जब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने लगेंगे तो पावर रूल इस्तेमाल कर लेंगे। सो आप चाहे बाद में कर लें, पहले कर लें, दैट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, फिर से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन यूजिंग द पावर रूल। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम लेना है, मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट्स इट। बहुत सिंपल से सिंप्लीफिकेशंस हैं, प्रैक्टिस की होंगी आपने, मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए, आपकी मैथमेटिक्स और आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 9 है। इसमें आपने शो करना है कि जो हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू sin x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। क्या है मतलब इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है इन द गिवन इंटरवल। इसके लिए सबसे पहले तो आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से आप सब इंटरवल्स बना लेंगे, 3 इंटरवल्स बन जाएंगे। अब तीनों इंटरवल्स में बारी बारी हमने डेरिवेटिव का बिहेवियर मतलब cos x का बिहेवियर स्टडी करना है। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन f sin x है ये हमारे पास f(x) इक्वल्स टू sin x, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो इस इंटरवल में -π से -π/2 के दरमियान कोई भी वैल्यू आप इस x की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो उन सारी वैल्यूज़ के लिए cos x हमेशा लेस देन 0 होगा, जिसकी वजह से फंक्शन sin x जो है वो डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में। इसी तरह से -π/2 और π/2 के दरमियान अगर कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो cos x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जिसकी वजह से sin x इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली इस इंटरवल के लिए cos की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, इसके लिए sin x जो है वो डिक्रीज कर रहा है। सो आपने इस बिहेवियर को स्टडी कर दिया जो उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 10 में 2 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है जिनका सम 30 है, प्रोडक्ट उनकी मैक्सिमम है। मैक्सिमम की बात आ गई है तो इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव मतलब हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा इसमें। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले 2 नंबर लेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम प्रोडक्ट को p का नाम दे लेंगे। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफिकेशन कर ली, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और अब हमने क्या करना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सेकंड डेरिवेटिव रूल इस्तेमाल जब करना है तो उसके लिए हमें इसमें क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। उधर से क्रिटिकल पॉइंट निकला, अब इस क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। स्टिल इस तरफ कोई भी x की वैल्यू नहीं तो वो नेगेटिव ही रहा, तो इसका मतलब है कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस क्रिटिकल पॉइंट पर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तो इस पॉइंट पे जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। सो दिस इज़ प्रूव्ड। अब सेकंड हमने अगर जो इंटीजर फाइंड करना है वो हम इधर से फाइंड कर लेंगे 30 - x। इसमें से हम x की जगह पे 15 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड इंटीजर भी आ जाएगा। सो जो रिक्वायर्ड हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों 15 एंड 15 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 11 में आपने डेफिनेशंस देना है फिजिबल रीजन की और फिजिबल सोल्यूशन की। फिजिबल रीजन ऐसा रीजन होता है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही महदूद होता है, ठीक है। जो शेडिंग हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है ग्राफ में उसे फिजिबल रीजन कहते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स होती है ऑब्वियसली। इसके बाद आपने डिफाइन करना है फिजिबल सोल्यूशन को। सो ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन। पेज नंबर 238 पे डेफिनेशंस गिवन है, यू गाइस कैन चेक देम।
क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 12, इसमें आपने फिजिबल रीजन को ग्राफ करना है लीनियर इनइक्वालिटीज के, ठीक है। इसके बाद आपने उनके कॉर्नर पॉइंट्स भी बताना है। सबसे पहले ग्राफ करना है, ग्राफ करने के लिए पॉइंट्स चाहिए, तो आप बारी बारी इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स निकाल लेंगे, दो दो। एक आप एक्स इंटरसेप्ट की हेल्प से और दूसरा वाई की है। जब हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है हमने, तो वाई इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो देखें इससे एक पॉइंट बन गया। हमेशा पॉइंट लिखते हैं एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे वाई की। सो हमारे पास आ जाएगा 5 एंड 0। इसी तरह से इस इक्वेशन में ही आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन का जब आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y 0 पुट करेंगे, जो x की वैल्यू आ जाएगी उसकी हेल्प से भी एक पॉइंट बन जाएगा। y इंटरसेप्ट आप सेकंड इक्वेशन का कर लेंगे। इसके बाद आपने टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। ये ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने शेडिंग चेक करना है, ठीक है। सो ग्राफ तो आपने बना लिया, दैट्स इट। पहले अगर जब आपने ग्राफ बनाया तो एक ये इक्वेशन नंबर 1 की ये लाइन बनेगी विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स जो आपने फाइंड किए, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स निकले थे। इक्वेशन नंबर 2 की ये वाली आपके पास लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसके ये पॉइंट्स आए थे आपके पास। अब आपने देखना है कि इनकी शेडिंग्स किस तरह से होगी, ठीक है। सो टेस्ट पॉइंट की हेल्प से आप इसको फाइंड करेंगे। टेस्ट पॉइंट में आप करेंगे कि 0 0 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले इक्वेशन नंबर 1 में। 0 लेस देन 5 है, ठीक है। ये ट्रू स्टेटमेंट है कि 0 लेस देन 5 होता है। सो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसकी शेडिंग अंदर वाली साइड को आएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सारी जहाँ तक ये लाइन जाएगी शेडिंग अंदर की तरफ आएगी। फिर टेस्ट पॉइंट आप दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 0 इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो 0 तो कभी भी 2 से बड़ा नहीं होता, तो मतलब ये है कि ये हमारे पास इसकी शेडिंग जो आने वाली है इक्वेशन नंबर 2 की, वो बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करते बाहर की तरफ आ गई। अब जहाँ पे दोनों की मैच कर रही है सिर्फ इतने एरिया में, सो ये हमारे पास फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा, ठीक है। अब आपने बताना है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये 3 है, ठीक है। ये दोनों तो आपको पता लग गए हैं। अब इसको कैसे फाइंड करना है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों कर्व्स के। इसके लिए आप सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को रेंडमली सोल्व कर लेंगे और इससे आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा विच इज़ 1 4 एंड दिस इज़ दी थर्ड कॉर्नर पॉइंट, और आपके पास टोटल 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम सेक्शन 1 के सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें भी शॉर्ट आंसर्स ही देना है। 8 क्वेश्चंस के टोटल वेटेज 16 होगी। एक सवाल के 2 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपने डेल्फ वाई फाइंड करना है जब वाई भी गिवन है और एक्स चेंज हो रहा है 3 to 3.02 तक। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लें, इक्वेशन लिख लें, ठीक है। एक्स यहाँ पे 3 है, डेल एक्स फाइंड कर लें। डेल एक्स फाइंड करने के लिए 3.02 में से 3 को माइनस कर लें, ठीक है। चेंज इन एक्स हो गया, तो आपने डेल एक्स फाइंड कर लिया। अब सिंपली आपने इस तरफ वाई की जगह पे वाई प्लस डेल वाई और एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल एक्स पुट करना है, तो स्क्वायर यहाँ पे पावर में आ जाएगा। अब इस तरफ से आप वाई इधर ले जाएं, वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, सिंप्लीफिकेशन करें तो डेल वाई ये आ गया। अब आपने डेल वाई की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सो एक्स की जगह पे 3 और डेल एक्स की जगह पे ये जो वैल्यू फाइंड करी है ये आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास डेल वाई आ जाएगा। सिर्फ इतना ही आपने इसको कैलकुलेट करना है, आगे से डी वाई या कुछ और कैलकुलेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें आपने इंटीग्रेशन करना है, लेकिन सबसे पहले आपने इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली सोल्यूशन के बाद है, ठीक है। जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो गिवन इंटीग्रल है वो लिख लिया, एंड इक्वल इन ऑल ऑफ द आंसर्स ऑन द राइट हैंड साइड। सही हो गया। इस इंटीग्रेट को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने पहले इसको स्क्वायर को ओपन कर लेना है। a माइनस बी का स्क्वायर है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद आपने सिंपली इस हर टर्म के साथ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स को लिख लेना है। स्क्वायर रूट एक्स को न्यूमरेटर में ले जाए, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो गई। टर्म बाय टर्म आप इसको इंटीग्रेट कर लें। एक और स्टेप भी आप कर सकते हैं कि हर टर्म के साथ ऐसे यहाँ पे इंटीग्रल लगा दें और डी एक्स भी लगा दें। फिर इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे पावर में ऐड, उसी से डिवाइड और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 3, इसको भी हमने इंटीग्रेशन के थ्रू ही सॉल्व करना है। एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब है कि इंटीग्रेट कर लें इस फंक्शन को। 2 फंक्शंस हैं, दोनों में x है, ठीक है। सो x की रिस्पेक्ट से ही इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं, दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट है, सो वी हैव टू यूज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम एक फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं एज ए फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को एज ए सेकंड फंक्शन। इसके लिए इस्तेमाल करेंगे आइलेट। यह है इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो जिस तरतीब से हमारे पास फंक्शन आएंगे उसी तरतीब से हम उनका नंबर चूज कर लेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, सो दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन। अलजेब्राइक बाद में आ रहा है, सो दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो इसको यूँ लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ब्रैकेट लगा लें d/dx ln ऑफ x और यहाँ पे फिर बाद में इंटीग्रल, ठीक है। इस तरह से कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ पे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सिंप्लीफिकेशन और दोबारा से इंटीग्रेट करने से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 में भी इंटीग्रेशन ही करना है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। सब्स्टिट्यूशन इसमें आपने करना है। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को i के इक्वल लेट कर लेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है इसे एक अलहदा सेपरेट फ्रैक्शन में करके हम लिख लेंगे। फिर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये जो e की पावर में लिखा हुआ है tan इनवर्स x, इसको t की इक्वल रख लेंगे। डेरिवेटिव हमें पता है 1/1 + x² होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर में mt। अब इसकी इंटीग्रेशन इंतहाई आसान है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट्स इट, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 में बहुत ही आसान डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। cos t की इंटीग्रेशन sin t है, अपर एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना है क्योंकि दिस इज ए डेफिनेट इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 है, इसमें एरिया एवेलुएट करना है, एरिया फाइंड करना है बिटवीन x एक्सिस और इस कर्व के दरमियान, और जबकि x की भी हमें गिवन है वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to π/3। इसमें भी आपने इंटीग्रेट ही करना है। फंक्शन दोबारा से लिख लिया, सोल्यूशन लिखा एंड दैट्स इट। अब इसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं फ्रॉम 0 to π/3। इसकी इंटीग्रेशन कर ली, अपर एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे एंड 3/4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट है जी हमारे पास 171 पेज पर ये एग्जाम्पल मौजूद है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेपरेबल ये हमारे पास है, मतलब हम y वाली टर्म्स को एक तरफ रख सकते हैं और x वाली टर्म्स को एक तरफ रख सकते हैं। सो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद हमारे पास ये साइड सिर्फ y पे है, डिपेंड करिए x पे। ये माइनस थी ना, पावर जो ऊपर लेंगे तो e की पावर में प्लस x हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। सो अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, इस तरफ को y से, इस तरफ को x से, और हम ऐड कर देंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड ये tan इनवर्स है, दोनों तरफ हम tan ले लेंगे तो इस तरफ से वो कट हो जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8 है, दो वेक्टर्स गिवन है। सबसे पहले आपने v को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, w ऐड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। बाद में सॉल्यूशन है जी, v और w लिख लेंगे, 3v + w लिखेंगे, ठीक है जी। v की वैल्यू, w की वैल्यू, 3 को v के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये w है। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके बाद मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सिंपली इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, माइनस भी साथ रखना है, ठीक है, और इसका स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लेंगे एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9 है, आपने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं ऑफ द वेक्टर पी क्यू। इसके लिए आपके पास p और q गिवन है। सोल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा भी आप मेंशन कर देंगे। अब पी क्यू फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के लिए हम करते हैं टर्मिनल पॉइंट में से माइनस कर लेंगे इनिशियल पॉइंट को, 1 - 2, इसी तरह से 3 - 1 एंड 1 - 5 एज इट इज़। आई जे के साथ हम लिख देंगे, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग दीज एक्सेस। इसके बाद हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे और मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया। बेसिकली हमने ये किया इसलिए है क्योंकि हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी क्यू फाइंड करना होता है, जिसमें पी क्यू को डिवाइड करेंगे हम पी क्यू के मैग्नीट्यूड से, और फिर हम सेपरेटली इनको इस तरह से लिख लेंगे, इसके नीचे भी, और इस तरह से 2/√21 - 4 और फिर ये जो हमारे पास आई जे और के अलावा वैल्यूज़ आई हैं, हम इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेंगे विद कोमा। अगर आई जे के लिखेंगे तो फिर सेंटर में हमने साइन लगाना है प्लस का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस था ना, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आया है, और ये भी यहाँ पे इसीलिए माइनस आया। लेकिन अब जब आप इसको इस तरह से ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो आप कॉमास लगाएंगे, और सिंपली ये हमारे पास रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस हैं ऑफ द वेक्टर पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9 में आपने फाइंड करना है एक ऐसा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो इन दोनों वेक्टर्स के। सो बाय डेफिनेशन ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर है वो है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। सो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे और जो इसका आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 11 है, इसमें हमने प्रूव करना है कि a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b 0 के इक्वल है। जब भी हम प्रूव करते हैं तो हमने यहाँ पे सोल्यूशन नहीं लिखना है, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रूफ लिखना है, ठीक हो गया। जब हम प्रूफ करते हैं ना कोई भी, तो हम एक साइड से शुरू होते हैं, उसका आंसर हम दूसरी साइड के इक्वल ले आते हैं, ठीक है। सो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होंगे, ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना हमें। सो हम इस तरफ से स्टार्ट होंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, उसके साथ ही उसको इक्वल लिख के हमने ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं यहाँ पे लिख दी। अब वैल्यूएट करेंगे a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c,
तीनों ब्रैकेट्स को हम सेम तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। ए क्रॉस सी इक्वल होता है माइनस सी क्रॉस ए के, तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये देखें, एक प्लस में एक माइनस में है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 0, और जो कि हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और उसके बाद जो आपने प्रूव करना है, ठीक है, वो आप सारी की सारी इक्वेशन लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड दैट, और ये सारी की सारी इक्वेशन लिख दी गया, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 12 है हमारे पास। हमने कैलकुलेट करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। इसके लिए ए बी गिवन है, बी भी गिवन है, सोल्यूशन लिख लेंगे। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है जी ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अलोंग बी वाली जो यहाँ पे जो अलोंग के बाद वाला वेक्टर आता है ना, वो डिनोमिनेटर में आता है उसके मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक हो गया। सो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले ए और बी लिख लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो मेंशन भी कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज इक्वल्स टू दिस थिंग, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसे आप ना ही लिखें तो बेहतर है, ये भी लिखना ज़रूरी नहीं है। अब क्योंकि इस फॉर्मूला में हमें बी मैग्नीट्यूड चाहिए, ए मैग्नीट्यूड तो चाहिए नहीं है, तो ये भी कैलकुलेट नहीं करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो बी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ गया, दोनों आ गया। यहाँ पे आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे, ए डॉट बी -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के बाद सॉल्व कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें शॉर्ट आंसर्स देना है 9 क्वेश्चंस के। अब एक क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है, अब टोटल वेटेज जो है 16 से 18 हो गई है, ठीक है। पिछले वालों में आपने 8 के आंसर्स करना थे, इसमें आपने 9 क्वेश्चंस के आंसर्स करना है। क्वेश्चन 1 ये है कि आपने ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि 3/5 हो एक लाइन सेगमेंट के, जो कि इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। हमने पहले एक लाइन सेगमेंट बना लिया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, दोनों को जो लाइन जोड़ रही है ना उसको लाइन सेगमेंट कहेंगे, ठीक। अब यहाँ से 3/5 उन्होंने रेशो बता दिया है, मतलब टोटल इस लाइन के पार्ट्स थे 5, ठीक है। सो 3A to C तक 3 पार्ट्स हैं, उसको हमने नाम दे लिया, और उसके बाद C to B 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। सो 3:2 के 2 में हमने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। अब हमने बेसिकली ये पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। सोल्यूशन लिख लेंगे, गिवन पॉइंट लिख लेंगे, अब उस पॉइंट को हम नाम दे लेंगे C ऑफ x y, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y आएंगे। हम कह रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब हम उसको जो है थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं कि एज AC रेशो CB, AC रेशो सी भी हमारे पास इक्वल है 3:2। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी लिख लेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे फॉर्मूला विच इज़ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो। उसका फॉर्मूला गिवन है पेज नंबर 182 पे, आप देख सकते हैं, विच इज़ अल्टीमेटली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले जनरली सी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2। अब आपने यहाँ से k1 और k2 को भी आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो हमारे पास रेशियोज हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो रेशियो में वो k1 है, ठीक है, और ये हमारे पास k2 है। इस तरह से x1 x2 y1 और y2, ठीक है, ये है आपके पास कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है। इनको फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करें इसमें, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमने बाय मीन्स ऑफ स्लोप को इस्तेमाल करते हुए शो करना है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करें, ठीक है। इसके लिए हमने शो करना है कि इन दोनों पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। स्लोप को इस्तेमाल करते हुए हमने शो करना है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखें, लेट कर लें, ए बी और सी इनके नाम है। स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट करेंगे। अब स्लोप का फॉर्मूला है y2 - y1 ओवर x2 - x1। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे y1 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 और x1 और x2, ठीक हो गया। जो सेकंड पॉइंट होता है उसमें से हम y's लेते हैं। स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ BC लेंगे। BC के लिए ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, अब y's यहाँ से होंगे, दैट इज़ y1 y2 और ये होगा x1 और x2, ठीक हो गया। स्लोप अगेन 2/7 आ गई। अब दोनों की स्लोप इक्वल है, एज स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। सो इसका मतलब है तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 है। इक्वेशन फाइंड करना है लाइन की, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप गिवन है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले y फाइंड करना है। सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन दोनों इन्फॉर्मेशंस लिख ली जो गिवन थी। आपको पता है कि जब इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन होती है तो हमने कोई इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, ऑपोजिट वाले को 0 को इक्वल पुट करते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो y को 0 के इक्वल पुट करते हैं। y को 0 पुट किया तो -9 आया, तो इस सूरत में पॉइंट बन जाएगा -9 0। ये हो गया x1, ये हो गया y1,
पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लिख लें, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करें, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में अब हमने मेजर ऑफ एंगल फाइंड करना है, ठीक है, बिटवीन द लाइंस, जो कि ये सिंगल इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज ऑल्सो होमोजीनियस, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे, फिर इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे और उसकी हेल्प से अल्टीमेटली हम दो मज़ीद इक्वेशंस लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब हमने इस इक्वेशन को, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, जो कि ये रही, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। कंपेयर करने का फ़ायदा होगा कि हम ए, एच और बी की वैल्यूज से कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस, ठीक हो गया। ये भी फॉर्मूला गिवन है एट द पेज नंबर 227, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेन थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास 27/5, टेन इनवर्स ले लेंगे, इस तरफ थीटा बच जाएगा और इस तरफ टेन इनवर्स, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 79.51 डिग्रीज, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। हमने एज फाइंड करना है, जबकि हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है और कंडीशन भी गिवन है कि ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, मतलब ये डिफाइंड है कि ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर हैं। हम इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करके एज फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए करना ये होगा कि हमें इस तरह से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा। इनके फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स एक्सेस है, सेकेंड कॉम्पोनेंट्स वाई हैं, तो इसमें सारे एक्स लिखने हैं, इस कॉलम में सारे वाई लिखने हैं और यहाँ पे 1 लिखना है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, उसको 0 के इक्वल रख देना है, ठीक है। सो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, इक्वल्स टू 0 रख दिया, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जब 0 के इक्वल रखा, उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से एच हमारे पास आ जाएगा 1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द एच। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 6 है। इसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, जो कि इस पॉइंट में से गुजर रही है, ठीक है। इस पॉइंट में से गुजर रही है तो मतलब कुछ इस तरह की वो लाइन है। लेट सपोज यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है जी 11-5, ठीक हो गया। सो इस तरह की लाइन की हमने फाइंड करनी है इक्वेशन, लेकिन इसकी हमें स्लोप की भी ज़रूरत है ताकि हम इस्तेमाल करें पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब इसकी स्लोप हमें कहाँ से पता लगेगी, उन्होंने एक और हिंट दे दी है कि ये जो लाइन हमने फाइंड करनी है ना, ये पैरेलल है टू द गिवन, एक और लाइन की ये पैरेलल है जिसकी स्लोप है -24, मतलब एक और लाइन है जो इसके बिल्कुल पैरेलल है और इसकी स्लोप है -24। तो अगर दो लाइंस जो है आपस में पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स भी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, तो मतलब इसकी भी स्लोप क्या होगी, -24। सो ये पॉइंट भी है, स्लोप भी पता लग गई, तो इसके लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी। सो अब सॉल्व कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 7 को, जिसमें हमने ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जो कि डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को इस रेशो में 2:3, ठीक है। सो ये पेज नंबर 183 पे एग्जांपल गिवन है, इसमें आपने k1 k2 x1 x2 y1 y2 को आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। ये केस है हमारे पास, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स इनके एक्सेस हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट्स इनके y हैं पॉइंट्स के, और उनको हमने कोरस्पॉन्डिंग फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है, जिससे हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जो कि डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए सर्कल गिवन है, इससे हमने फाइंड करना है सेंटर और उसका रेडियस, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है कि हमें आती हो जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल, जो कि कुछ इस तरह से है। सॉल्यूशन लिखेंगे, इक्वेशन लिख देंगे जो गिवन है हमारे पास। देखें यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, 1 लिखा हुआ होता है, तो मतलब ये है कि यहाँ से 4 हटाना ज़रूरी है। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इस वजह से पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए अब यहाँ पे 4 नहीं रहा। अब हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लेंगे ताकि हम कैलकुलेट कर सकें जी, एफ और सी इनकी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास है -g, -f के इक्वल, रेडियस ऑफ द सर्कल भी g² + f² - c का स्क्वायर रूट है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास सेंटर और रेडियस ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन है जी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, और इसकी हेल्प से हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला को।
सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे, ठीक हो गया। ये y इक्वल्स टू 1 लिखा है, इसे इस तरफ ले आएँ तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसके बाद हम एक पॉइंट लेट कर लेंगे पी ऑफ एक्स वाई, जो कि पैराबोला पर है। हम फाइंड कर लेंगे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, जो कि उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला गिवन है पेज नंबर 277 पर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर पी एफ इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर पी एम के, फिर दोनों के स्क्वायर्स ले लेंगे। अब ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज़ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। इन दोनों के स्क्वायर सेपरेटली, सॉरी। सो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 10 को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस गिवन है, जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट में है सर्कल हमारे पास। इसके अलावा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इस सर्कल के टेंजेंट हैं, वही फिगर हमने बना ली है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गए हमारे पास, सर्कल बना लिया सेकंड कोऑर्डिनेट में। दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकंड, ये थर्ड है हमारे पास, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया इस तरह से कि एक्स एक्सिस इसके टेंजेंट है और वाई भी इसके टेंजेंट है। अब रेडियस ऑब्वियसली वी नो दैट, चाहे इस एक्सिस से ले चाहे इस एक्सिस से ले, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ए। सोल्यूशन फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल हमें गिवन है वो लिख लिया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमने सेंटर के पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, इसके ये हमने लिखने हैं। अब हमें बताइए कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो हम जब कोऑर्डिनेट्स लिख रहे होंगे सेंटर के, तो एक्स की जगह पे माइनस ए लिख देंगे और वाई की जगह पे प्लस ए लिखेंगे। ये हमारे पास एच हो गया, ये हमारे पास के हो गया, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और वाई माइनस के होल स्क्वायर लिखते हैं इक्वल्स टू आर स्क्वायर। उसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, सॉल्व कर देंगे, और रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस ए, जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट में है, हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 11 को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें हमने पैराबोला के फोकस और वर्टेक्स को फाइंड करना है। तो पैराबोला की इक्वेशन भी गिवन है। पैराबोलाज के बारे में या फिर एलिप्सिस, हाइपरबोला जो भी हैं, इनके बारे में, इनके कोरस्पॉन्डिंग टेबल्स को ज़रूर पढ़िएगा ध्यान से, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी याद कीजिएगा। इसी तरह से पैराबोला के लिए हमारे पास जो टेबल अवेलेबल है, दैट इज़ एट द पेज नंबर 276, तो उसे ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है। हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन लिख ली, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी नोटेशन हमें चेंज करना पड़ेगी। हम x को कैपिटल X के इक्वल रख लेंगे और y माइनस 1 को कैपिटल Y के इक्वल रख लेंगे। अब हम बेसिकली करेंगे ये कि इस को हम स्टडी करेंगे जो हमने खुद स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्यूशंस फाइंड करते जाएंगे। प्रेटी इजी। अब इसके लिए सबसे पहले हम वर्टेक्स लेंगे, इस पैराबोला का वर्टेक्स लेंगे। हमें पता है कि वो 0 0 होता है। अगर वर्टेक्स लेंगे तो इसमें ये कोऑर्डिनेट x है, ये y है। सो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। हमने x इक्वल रखा था स्मॉल x के, y इस तरह से y माइनस 1 के। उसे सॉल्व करने से हमारे पास पैराबोला 1 का वर्टेक्स आ जाएगा। इसी तरह से हम फोकस ले लेंगे। फोकस की इक्वेशन लिख ली, 0a है। फोकस हमने फाइंड किया है सेकेंड पैराबोला का, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है कैपिटल्स में। सो हम अगेन x y लिख लेंगे, ठीक है। वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फोकस फाइंड कर लेंगे विच इज़ ऑफ द फर्स्ट पैराबोला, जो कि हमें इक्वेशन गिवन थी। इसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। सेकंड पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हम लिखेंगे, ऑब्वियसली कैपिटल्स में आएगा। कैपिटल्स में लिखने के बाद हम इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा पैराबोला नंबर 1 का। क्वेश्चन में सिर्फ फोकस और वर्टेक्स है, तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 12 को सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमने फाइंड करना है हाइपरबोला की इक्वेशन को विद द गिवन फोकी एंड एसेंट्रिसिटी। फोकी से हमें पता लग रहा है जी ये हमारे पास हाइपरबोला जो है अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक हो गया। सोल्यूशन लिखेंगे, फोकी लिखी, फोकी से हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हम ए फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ए यहाँ पे चला जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा। अब अगेन हमने बी फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास हाइपरबोला में इक्वेशन मौजूद होती है। सो उस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, बी स्क्वायर आ जाएगा। अगेन हमारे पास जो हाइपरबोला है अलोंग वाई एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन इस तरह की होगी। ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जी, जिसमें हमने बेसिकली हाइपरबोला की इक्वेशन से फाइंड करना है सेंटर एंड फोकी। पार्ट नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 4 का। सोल्यूशन लिख लेंगे दोबारा से, अलोंग वर्टिकल एक्सिस है। सो इसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आ जाती है, दैट इज़ y माइनस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। सो ये जो हमारे पास के एंड एच है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स दैट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मतलब के एंड एच इक्वल है हमारे पास 0,0 के। सो यहाँ से हमारे पास सेंटर आ गया। अब हमने लिखना है फोकी, इसके लिए सी की ज़रूरत है। फॉर हाइपरबोला हमारे पास इक्वेशन होती है जी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास है ए स्क्वायर, दिस इज़ बी स्क्वायर। सब्सटीट्यूट करेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी, फोकी का फॉर्मूला लिखेंगे सी की जगह पे √5 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड फोकी एंड सेंटर ऑफ द गिवन हाइपरबोला। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं हम सेक्शन नंबर 2 को, जिसमें बेसिकली 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 3 आपने अटैम्प्ट करना होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, ए एंड बी, और एक पार्ट के 5 मार्क्स होते हैं। सही हो गया। सो इस तरह से आपको टोटल मार्क्स जो इस सेक्शन से मिलते हैं वो 30 होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ये है, हमने इसमें लिमिट एवेलुएट करना है। बहुत आसान है, पहले e की पावर में 1/x कॉमन ले लेंगे, सो हमारे पास इस तरह से टर्म बच जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे, वैल्यूएशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दिस इज़ वेरी बेसिक एंड ईजी। इसके बाद सेकंड पार्ट है जिसमें हमने डेरिवेटिव एवेलुएट करना है dy/dx ऑफ दीज 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारे पास 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इनका डेरिवेटिव एवेलुएट करना है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने चेन रूल इस्तेमाल किया था, अगेन वैसे ही यहाँ पर भी चेन रूल ही इस्तेमाल करना है। सो चेन रूल बेसिकली हमारे पास ये बनेगा, ये नया पैरामीटर है जो हमने इन्वॉल्व किया है, कैंसिल आउट होकर दोबारा से dy/dx आ जाएगा। सो dy/dt कैलकुलेट करना है, मतलब वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास y मौजूद है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से dt/dx चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले हमें dx/dt कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वो कैलकुलेट करेंगे और उसको हम जब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो dt/dx आ जाएगा। सब्सटीट्यूट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमारे पास dy/dx आ जाएगा। इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए, जिसमें हमने शो करना है कि ये जो इंटेग्रल है इसका आंसर ये बनता है। ठीक है, सोल्यूशन में सबसे पहले हम इंटेग्रल लिख लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करना है। इसके लिए हमें u और v चूज़ करना है। ठीक है, जिस तरह से हमने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म चूज़ की थी, उनको हम u और v भी यूजुअली कह रहे होते हैं। तो u ऐसी टर्म होती है जिसका डेरिवेटिव आसान हो, v ऐसी बेसिकली टर्म होती है, फोकस इस पे करना है। v ऐसी टर्म को चूज़ करना है जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आईलेट की हेल्प से कि हम कौन सी टर्म को v लें, तो आपने वो टर्म v देनी है जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप उसकी इंटीग्रेशन करें और आपका इंटीग्रल मजीद मुश्किल हो जाए। ठीक है, सो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास u है, इंटीग्रेशन ऑफ v है, ये होल इंटीग्रल, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ द v, और दोबारा से उसको अब हमने इंटीग्रेट करना है। सही हो गया। सो कैंसिलेशन के बाद ये डिनोमिनेटर में आगे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होंगी। इस इंटीग्रल को मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको 2 इंटीग्रल्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिनमें से एक इंटीग्रल हमारे पास बिल्कुल हमारे गिवन इंटीग्रल की तरह का है। सो उसको दोबारा से वही नाम दे लेंगे आई, जो हमने पहले उसको दिया था। फिर उसको लेफ्ट पे ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, और ये बिल्कुल वैसा ही आंसर हो जाएगा जैसा कि हमें चाहिए था, जो हमने शो करना था। तो नीचे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस शोन, दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें बेसिकली हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है, जो कि इस पॉइंट में से और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन में से पास कर रही होगी। इसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल है जी पेज नंबर 209 पर, एंड फॉर्मूला इज लाइन 1 प्लस एज लाइन 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। सो हमने ये लाइन 1 पुट कर दी, एज एंड लाइन 2। अब हमें बेसिकली चाहिए एज, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस पॉइंट का। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। सो इस इक्वेशन में x और y की जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से हमारे पास एज आ जाएगा। अब इस एज को दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करें, सिंप्लीफिकेशन करें, और जो बाकी रिमेनिंग हो जाएगा हमारे पास, जो सोल्यूशन आ जाएगा फाइनल, वो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी, जो कि इस पॉइंट में से और इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस में से पास कर रही होगी। सो अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए को, जिसमें हमने वैल्यूएट करना है cos 4t के डेफिनेट इंटेग्रल को। पहले तो cos 4t को हम इस तरह से लिख लेंगे, cos स्क्वायर t का स्क्वायर। cos स्क्वायर टी इक्वल होता है हमारे पास जो 1 प्लस cos 2t ओवर 2 के। स्क्वायर ओपन कर लें, स्क्वायर ओपन करने के बाद 1/4 इंटेग्रल से बाहर लिखेंगे। cos स्क्वायर 2t को अगेन लिख लेंगे हम 1 प्लस cos 4t ओवर 2 की तरह से। ठीक है, अब दोबारा से एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद 2 को आउट ऑफ द इंटेग्रल लिख लें। इंटेग्रल से लिखने के बाद इंटेग्रल एवेल्युएट कर लें, मतलब इसकी इंटीग्रेशन कर लें। अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 3 5 प्लस 8/32। सो चले अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी को, जिसमें हमने मैक्सिमाइज करना है f ऑफ एक्स वाई को करस्पॉन्डिंग टू द गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स, जो कि हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं।
सोल्यूशन लिख लेंगे, सबसे पहले गिवन फंक्शन लिख लेंगे, इनइक्वालिटीज़ लिख लेंगे, सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। अब हमने इन इक्वालिटीज़ को पहले प्लॉट करना है, यानी इनका ग्राफ बनाना है। सो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए, जिसके लिए हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख लेंगे, मतलब इनकी जगह पे सिर्फ इक्वल का साइन पुट कर देंगे। अब हमने पॉइंट्स फाइंड करना है इन इक्वेशंस की हेल्प से। पहले हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, 3 में y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, 3 में, जिसकी हेल्प से हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर इसी तरह से 4 में x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, फिर से 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। हम इनके ग्राफ्स बना लेंगे। ये आ जाएगी जी पहली इक्वेशन जो है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3, उसका ग्राफ, ये सेकंड का, ठीक है। अब हमने इनकी शेडिंग देखना है कि शेडिंग किस तरफ को जा रही होगी। इसके लिए हमें टेस्ट पॉइंट करना पड़ेंगे, मतलब हमें इस इनइक्वालिटी में x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ट्रू आ रहा है रिजल्ट, तो इसका मतलब है कि शेडिंग अंदर को होगी, ठीक है। सो इसकी शेडिंग क्या है, अंदर को होगी, सारी की अंदर की तरफ होगी। इसी तरह से ये जो हमारे पास सेकेंड इनइक्वालिटी है, इसमें भी हम x0 y0 पुट करेंगे, ये भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी शेडिंग क्या होगी, इसकी भी अंदर को होगी, ठीक है। सो ये दोनों की शेडिंग अंदर को जा रही है। सो जो कॉमन एरिया दोनों का बन रहा है, वो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन का रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने प्लॉट कर लिया। इसकी हेल्प से अब हमें कुछ कॉर्नर पॉइंट्स भी मिले हैं, जैसे ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, जो कि इस ग्राफ से हमें समझ आ रहे हैं, ठीक है। ये रहे और ये रहा हमारे पास, और ये जो है हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये तो हमें देखने से पता नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने प्लॉटिंग में इसको नहीं देखा है। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, सो हमारे पास वो पॉइंट भी आ जाएगा। अब जो हमारा बेसिक टास्क है मैक्सिमाइज करने का, वो करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई विच इज़ 2x + 5y, ठीक है, 2x + 5y। तो हम बेसिकली ये करेंगे कि x की जगह पे 4, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये x है, ये y है, बारी बारी इन सारे पॉइंट्स को हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो इस पॉइंट पर f की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 92, सो हम वो यहाँ पे लिख देंगे। हैंस f इज़ मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 16, 12, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए को, जिसमें हमने बेसिकली इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन को प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस फंक्शन के कैलकुलेट कर लें, इसको इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, और आंसर जब राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा तो वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, जो कि थोड़ा सा डिटेल है, हम ये करेंगे ताकि थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हो जाएं। इसके अलावा जो ज़्यादा होने से स्टेप इसका अफेक्ट होगा वो ये होगा कि मार्क्स जो हैं वो थोड़े से अच्छे आ जाएंगे। ये भी बहुत आसान है। सो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ जी। सबसे पहले फंक्शन जो है उसको लिख लें, उसको एक्स की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर लें, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। सही है, उसका स्क्वायर ले लें, दोनों साइड से जो आंसर आया है स्क्वायर लेने के बाद दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर लें। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास, उनकी सिंप्लीफिकेशन करने से इसको हम फाइनली इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकेंगे। सो बेसिक सिंप्लीफिकेशंस हैं, यू गाइस कैन डू इट। और आप आखिर पे लिख दें हैंस प्रूव्ड और विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो चले अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 8 के पार्ट बी को, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। सर्कल जो है वो पास कर रहा है इन तीनों पॉइंट्स में से, ठीक है। सो अगर सर्कल इन तीनों पॉइंट्स में से पास कर रहा है तो ऑब्वियसली वो पॉइंट्स उसकी बाउंड्री पर ज़रूर होंगे, ठीक है। सो हमने एक सर्कल बना लिया, उसकी बाउंड्री पर तीनों पॉइंट्स वो लगा लिए। अब रेडियस ऑफ द सर्कल ओवर ऑल द सर्कल जो है वो सेम होगा, ठीक है। कहीं से भी हम ये वेक्टर ड्रॉ कर लें रेडियस का, तो वो हर तरफ से सेम होगा, वो आर ही होगा, मतलब उसकी सेम वैल्यू होगी। सो हम यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे इसकी। सो मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करें ए एज का, बी एज का, सी एज का, तो वो क्या होंगे, सेम ही होंगे, क्योंकि वो रेडियस है, और रेडियस तो हर तरफ क्या होता है, वो सेम होता है। फिर स्क्वायर कर लें उनके। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है हमने, डिस्टेंस फार्मूला ऑफ ए आर, बी आर, सी आर, ठीक है। इनके हम मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम ही आएगा, आर ही आएगा, क्योंकि हर तरफ सर्कल में जो रेडियस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो सेम ही होती है, ठीक है। सो इसी प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के लिए क्या है जी, हम इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स लिख लेंगे, बिकॉज ये लेंथ है ना हमारे पास। तो लेंथ ऑफ ए एच, वेक्टर ए एच, लेंथ ऑफ द वेक्टर बी एच, लेंथ ऑफ द वेक्टर सी एच, वो सब क्या है, आर की ही
इक्वल है। स्क्वायर्स ले लें, फार्मूलाज ओपन कर लें और उसे इक्वेशन का नाम दे लें, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को बारी बारी इस्तेमाल करेंगे। पहले हम ये पोर्शन और ये पोर्शन ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व करने से मुराद है कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एच वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, के वाली टर्म्स को इकट्ठा करके सॉल्व करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अगेन हम इसी इक्वेशन को लेंगे, ये इक्वेशन ले लेंगे और ये ले लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों इक्वेशंस को हम सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। एच को 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास के की भी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास सेंटर पॉइंट्स आ गए हैं, रेडियस फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करने के लिए अब हम अगेन इन तीनों में से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये तीनों हमें सेम ही रेडियस देंगी। आप चाहें कोई सी भी इस्तेमाल कर लें। सोल्यूशन में ये वाली इस्तेमाल की गई है, h+7 एंड k-7 वाली, तो इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इससे हमारे पास रेडियस आ जाएगा 13 के इक्वल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जो सर्कल है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये बेसिकली होता है x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी हमारे पास, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। हमने फाइंड करना है सेंटर, फोकी, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिसेस ऑफ इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इस टर्म को x के इक्वल रख लें, इस टर्म को y के इक्वल रख लें, दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब सिंपली ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है ना, इसको इस्तेमाल करते हुए हम फोकस, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिसेस, वर्टिसेस, एवरीथिंग कैलकुलेट करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंगली ये जो हमने दो इक्वेशंस लिखी है ना, ये वाली, ये हमें हेल्प आउट करेंगी इस गिवन इक्वेशन की फोकस, सेंटर, सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस या डायरेक्ट्रिसेस फाइंड करने में। सो बिल्कुल जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में किया था वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाला है। सो यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएंगे। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमने पुट किया, वो भी हमारे पास ई का भी आंसर आ जाएगा। और सेंटर फाइंड करने के लिए कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0 और कैपिटल वाई इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। कैपिटल एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, रिक्वायर्ड सेंटर आ जाएगा। फोकी का फॉर्मूला है, ए और ई ऑलरेडी मौजूद हैं, फोकी आ जाएगा। अब अगेन हमें चाहिए स्मॉल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, कैपिटल्स में नहीं चाहिए, ये हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। पहले हम लिखते हैं कैपिटल एक्सेस के लिए, ठीक है, जो हमने खुद से ये बनाया है स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हम इसको स्मॉल एक्सेस मतलब स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई के लिए जो है वो फाइंड करेंगे। सही हो गया। सो अब x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू, ये एज इट इज़। अब इनको कोरस्पॉन्डिंगली हम लिख लेंगे इक्वेशंस को, तो हमारे पास स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी। रिक्वायर्ड फोकी आ जाएगा। वर्टिसेस लिखेंगे कैपिटल्स के लिए। इसके बाद अगेन उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास रिक्वायर्ड वर्टिसेस आ जाएंगे। इसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स हमने कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू लिख दें और ये हमारे पास रिक्वायर्ड डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया। सो इस तरह से सिर्फ इसका यही कॉन्सेप्ट है कि आपने पहले उसको जनरलाइज फॉर्म में पुट कर देना है, जो कि यूजुअली कैपिटल्स में हम लिख रहे होते हैं। पहले कैपिटल्स का फाइंड कर लें, जो भी फाइंड करना है उसके कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल्स का फाइंड करना कोई भी मुश्किल बात नहीं होती। इसके बाद जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी, जिसमें बेसिकली हमने एग्जाम्पल ही सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोजेक्शन लॉ की, पेज नंबर 348 पे मौजूद है, सारा प्रूफ वहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है बिल्कुल। सो अगर हम अभी बात करें तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी के वेक्टर्स ABC जो कि अलॉन्ग है इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के। जैसे BC के अलॉन्ग है A, AB के अलॉन्ग है C और AC के अलॉन्ग है B। ठीक हो गया, फिगर बना ली और ये स्टेटमेंट भी लिख ली। इसके बाद हमने इक्वेशन लिख लेनी है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ ए के लिए डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन ला है उसका आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने बहुत डिटेल में बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व किया, डिस्कस किया। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ था साथ साथ डिटेल्स में कि कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से है और क्वेश्चन नंबर क्या है, ताकि आपने जिस तरह से इसको पढ़ा हुआ है आप उसको सॉल्व करने में भी आपको हेल्प मिल सके और आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज़ अब वो टाइम है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं अपने एग्ज़ाम को। ठीक है, सो आप रिवीजन की तरफ जाना चाह रहे होंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू दी रिवीजन। अगर आप पास्ट पेपर्स को देखते हैं फॉर द रिवीजन पर्पस, तो आपको हेल्प आउट हो जाती है ये जानने में कि आपने क्या पढ़ लिया, क्या रह गया, क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं किया है। ठीक हो गया। सो अपकमिंग डेज़ में हम मज़ीद पास्ट पेपर्स को अपलोड करेंगे।
इसके अलावा अगर आप आफ्टर द एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को चूज़ करने वाले हैं या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट को चूज़ करने वाले हैं, तो मैथमेटिक्स के रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले डेज़ में आपकी हेल्प हो सके। और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, उसके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड की जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए, अच्छी से तैयारी करें और जवां हिम्मत होकर पेपर को सॉल्व करें। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा।